हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। आपका जो एग्जाम होने वाला है 29 अप्रैल को, उसको टारगेट करके ये सीरीज चलाई जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि डेली रेगुलर एक वीडियो आपके लिए आती रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। लाइव नहीं होगी सीरीज, क्योंकि लाइव में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और डिस्कशन में जो है फालतू टाइम जाता है। एग्जाम जो है आपका करीब है, तो इसीलिए ज्यादा क्वेश्चंस हमें कम टाइम में करने हैं शॉर्ट टिक के साथ। तो डेली एक एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड होती रहे आप सभी के लिए, एंड 29 अप्रैल तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तो तब तक, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक वीडियो डेली। बाकी जो क्वेश्चंस लूंगा मैं वो आपके जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उसी से लूंगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे, सारे क्वेश्चन नहीं, जो इंपॉर्टेंट होंगे और जिन पे शॉर्ट टिक बनेगी, जिन पे आपका टाइम बचेगा, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे वैसे क्वेश्चंस मैं लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, रेडी? स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, मैं बता दूं है कि हमारा अर्जुन बैच चल रहा है द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर। अगर आप अर्जुन बैच में एनरोल करते हैं तो सारी तैयारी आपकी हो जाएगी बेहतरीन ढंग से। अर्जुन बैच में एनरोल कर सकते हैं आप द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करके। फिर नवोदय अल्फा है 2024 की नवोदय तैयारी के लिए, और सैनिक अल्फा भी है 2024 की नवोदय की तैयारी के लिए, और भी सारी चीजें हैं। नवोदय का मॉक टेस्ट है एंड सैनिक का मॉक टेस्ट है, नवोदय के मॉडल पेपर्स हैं, तो ये सारी चीजें ऐप के अंदर है। द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करें एंड इन कोर्सेस में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, नाव वाला कॉन्सेप्ट, और नाव और पानी वाला यानी कि धारा वाला कॉन्सेप्ट। जैसे कि मान लो अगर इस तरह ये पानी इस तरफ बह रहा है, ठीक है, और हमारी एक नाव इसमें खड़ी है, चल रही है एक्चुअली इधर की तरफ। ये नाव मान लो इधर की तरफ जा रही है और पानी भी इधर की तरफ ही जा रहा है ना। पानी भी इधर एंड नाव भी अपनी इधर ही जा रही है। तो पानी और नाव अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नाव की स्पीड तेज हो जाएगी। भाई, जो नाव जिस स्पीड से चल रही है वो तो चल ही रही है, इधर से पानी भी धक्का मार रहा है ना, तो स्पीड तेज होगी नाव की। तो नाव की स्पीड तेज होगी कब? जब दोनों एक डायरेक्शन में चलेंगे, और अगर स्पीड तेज हो गई तो टाइम कम लगने वाला है ना। और यही इसका उल्टा सोचो कि अगर जो है पानी इधर की तरफ जा रहा है और नाव इधर की तरफ, तो पानी दूसरी तरफ नाव को ढकेल रहा है और नाव इधर आने की कोशिश कर रही है ना, तो नाव की स्पीड कम हो जाएगी, यानी टाइम ज्यादा लगेगा। भाई, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, और स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, ठीक है। तो यहां पे वही कह रहा है कि 9 घंटे लगता है कब? जब एक ही दिशा में दोनों जाती हो, यानी कि नाव की दिशा में पानी की दिशा में नाव चल रही है। और 10 घंटे कब लगेगा? जब विपरीत 10 घंटे कब लगेगा? जब विपरीत दिशा में जा रही हो, यानी कि पानी दूसरे डायरेक्शन में और नाव दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। आपसे यह कह रहा है कि दोनों घाटों के बीच की दूरी बताओ। मान लो यहां से नाव यहां तक चल रही है, तो ये डिस्टेंस आपको बताना है, ये आपको डिस्टेंस यानी कि दूरी बतानी है, ठीक है। एक काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है शांत जल में नाव की चाल आपको बतानी है। यानी अगर ये पानी ठहरा हुआ हो, ये पानी ना इधर जा रहा हो ना इधर आ रहा हो, पानी ठहराव में हो, तो नाव की चाल क्या होगी, नाव की स्पीड क्या होगी? समझना, क्वेश्चन अच्छा है बेटा। हमने मान लो कि शांत जल में, मान लो बेटा कि शांत जल में जो नाव की चाल है उसको हमने मान लिया भाई साहब x है, ठीक बात है। अच्छा, अगर शांत जल में नाव की चाल x है तो विपरीत मतलब सेम डायरेक्शन में नाव की चाल क्या हो जाएगी? x+1 हो जाएगी। क्यों भाई? अगर नाव भी इधर चल रहा है, देखो नाव भी इधर चल रही है और पानी भी इधर, तो टोटल नाव की चाल हो गई x+1। अब मैंने +1 क्यों किया? देखो, +1 इसलिए किया क्योंकि दिया गया है धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इस नाव को ये धारा 1 की स्पीड से आगे की तरफ धकेल रही है। शांत जल में नाव की चाल हमने x मान लिया, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा है वो धारा की चाल है, तो x+1 इधर की तरफ, ठीक है। अब सोचो कि अगर पानी इधर की तरफ बह रहा है और जो हमारी नाव है वो इधर की तरफ चल रही है, तो नाव की चाल तो x है और पानी इधर की तरफ खींच रहा है 1 किलोमीटर के स्पीड से, तो यानी
यहां पे हमारी जो स्पीड बनेगी नाव की वो x-1 हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, जाना कहां से कहां तक है यार? यहां से यहीं तक तो जाना है। पहले केस में भी यहां से यहां तक जाना था, दूसरे केस में भी, मतलब डिस्टेंस समान रहेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस समान रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस समान रहेगा तो हम सभी जानते हैं बेटा, देखो लास्ट में बहुत ही अच्छे से मैं एक बार समराइज कर दूंगा, चिंता मत करो। हम सभी जानते हैं बेटा कि दूरी बराबर क्या होता है, समय और गुणे चाल, यानी दोनों केस में डिस्टेंस समान है। तो जब नाव की गति 10 किलो नहीं, जब नाव 10 घंटे का टाइम ले रही थी तब भी उतनी ही दूरी तय कर रही थी, और जब नाव जो है 9 घंटे का टाइम ले रही है तब भी उतनी ही दूरी तय कर रही है। तो डिस्टेंस बराबर है ना? दोनों केस में डिस्टेंस बराबर है, यानी पहले केस में भी समय गुणे चाल हमें ले लेना है और इसको बराबर कर देना है दूसरे केस में समय गुणे चाल। पहले ये नाव जो है बेटा 9 घंटे का समय लेती थी, ठीक है, यानी कि 9 घंटे का समय, और चाल कितनी थी इसकी? x+1। जब 9 घंटे का समय लेती थी तब बेटा ये उसी दिशा में चल रही थी, तो चाल है हमारी x+1। अभी ये 10 घंटे का समय ले रही है और चाल है x-1। पहला केस कौन सा? जब नाव और पानी की दिशा समान है। दूसरा केस कौन सा? जब नाव और पानी की दिशा अपोजिट है, डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला केस वो वाला, दूसरा केस ये वाला। इसको जरा सॉल्व करते हैं और आसानी से आंसर लेके आते हैं। जरा देखना, ये 9x+9 हो गया इज इक्वल टू 10x-10। यहां से बेटा इसको इधर लेके आ जाओ ना, x को 9x को और -10 को इधर लेके आ जाओ, तो 9+10 हो जाएगा इज इक्वल टू x, यानी कि 19 इज इक्वल टू x। और हमने x किसको मान रखा है बताओ? हमने ये x जो माना अभी, वो भाई किसको मान रखा है x हमने? बोलो। x जो है हमने मान रखा है इसको, शांत जल में नाव की चाल हमने मान रखा है x। तो क्या जिसकी हमें तलाश थी वही मिल गया यार? शांत जल में नाव की चाल ही तो पूछ रहे थे ना, और वही हमें मिल गया। देखो यहां पे है ना, 19 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू 19 आ गई। शांत जल में नाव की चाल हमारी 19 आ गई। ठीक है, अच्छा और क्या पूछ रहा था हमसे? ये जरा देखो, और हमसे ये पूछ रहा था दोनों घाटों के बीच की दूरी। तो डिस्टेंस बराबर हम सभी जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई? समय गुणे चाल। तो समय का मतलब कितना हो गया? समय का मतलब पहले केस में अगर लें तो 9 घंटे का टाइम लग रहा था और x+1 स्पीड थी, तो 9 घंटे का टाइम लग रहा था और स्पीड x+1, x की वैल्यू 19 आई है, तो 19+1 यानी कि 9 गुणे 20 यानी कि 180 जो है ये दूरी हो गई हमारी। दोनों घाटों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 180। अब सिंपल सवाल है बेटा, ऐसे सवाल जब भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, दो साइड बनाना, S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2, मतलब पहला स्पीड और पहला टाइम बराबर कर देना दूसरा स्पीड और दूसरे टाइम के। सिंपल बात है, पहला स्पीड और पहला टाइम बराबर दूसरा स्पीड और दूसरा टाइम। पहला स्पीड कौन सा होगा? अगर नाव जो है पानी की ही दिशा में चल रही है तो प्लस हो जाएगा स्पीड, जो है नाव का स्पीड और पानी का स्पीड दोनों का जुड़ जाएगा। और अगर नाव पानी के विपरीत दिशा में चल रही है तो नाव की स्पीड घट जाएगी, यानी माइनस कर दोगे आप। ठीक है, तो दोनों केस में आपको समय और चाल निकाल लेना है, उन दोनों को बराबर कर देना है। उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा, शांत जल में नाव की चाल बराबर x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा सवाल था, कुछ भी नहीं समझ में होगा तो फिर से रिपीट करके देखना। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ठीक है जी, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:4 हो जाए? 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी मिलाकर के कितना है? 4 और 1, यानी कि ये टोटल कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो यहां पे देखो दूध और पानी का अनुपात कह रहा है कि इतना है, यानी मैं कह सकता हूं कि भाई साहब दूध जो है वो 4 है और पानी जो है वो 1 है कि नहीं? और दोनों मिलाकर के 5 के रेशियो में है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं तुमसे कि भाई तुम एक काम करो, दूध की मात्रा निकाल दो कि एक्चुअल में दूध है कितना, तो टोटल 60 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, 60 लीटर के मिश्रण में 4 भाग दूध है
कितने टोटल में से? 5 में से। देखो सिंपल बेटा सिंपल, 60 लीटर टोटल मिक्सचर है जिसमें से 4 भाग दूध है 5 भाग में से, तो 60 गुणे 4/5। ठीक है, यहां से अगर मैं काट दूं, थोड़ा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूं मार्कर, 5 ये 12 पंजे 60 यानी कि 12 चौके 48। तो बेटा 48 लीटर दूध आ गया हमारा, है ना। दूध कितना आ गया बोलो, यहां से बताओ बेटा, दूध कितना आ गया? 48 लीटर। अगर दूध 48 लीटर आ गया तो पानी मैं कह सकता हूं 12 लीटर है, 12 और 48 मिला करके 60 लीटर टोटल होगा। ठीक है, तो 48 + 12 60 लीटर ये टोटल हो रहा है। अब आपसे ये कह रहा है कि भैया ये बताओ कि दूध और पानी का अनुपात मुझको करना है 1/4, तो मैं कितना पानी और मिला दूं? ठीक है, और कितना पानी और मिला दूं कि दूध और पानी का अनुपात 1/4 हो जाए? अच्छा सुनो सुनो सुनो, तो ये कहना ये चाह रहा है पूरे दूध को ही पानी बनाना चाह रहा है। मतलब सोचो यहां पे दूध और बटे पानी का अनुपात ये कितना करना चाह रहा है बेटा? 1/4 करना चाह रहा है। अच्छा 1/4 करना चाह रहा है दूध और पानी का अनुपात, इतना करना है हमको। और हमारे पास है कितना पानी? भाई पानी अभी 12 है और दूध हमारे पास 48 है। तो आपको यह मानना है कि हमने x लीटर पानी मिला दिया तब जाके रेशियो इतना हो रहा है। तो पानी कितना है? 12 है, 12 में मैंने x लीटर का पानी मिला दिया। और दूध कितना है? दूध जितना पहले था उतना ही रहेगा, दूध नहीं घटेगा। तो दूध भाई 48 ही है, पानी में हमने x लीटर और मिला दिया, दूध जबकि 48 ही है। ठीक है, तो दूध हमारा 48 ही रहेगा, पानी में हमने x और ऐड कर दिया है। ये करने के बाद रेशियो 1/4 आना चाहिए। ठीक है, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, you'll get your answer। सिंपल, बहुत सिंपल है, इसी को आप बस सॉल्व करो। देखो मैं करता हूं तुम्हारे सामने, अगर मैं इसी को सॉल्व कर देता हूं तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। देखो 48 का 1 में गुणा करो, 4 को इसमें गुणा कर दो, तो 48 इज इक्वल टू, ये 12 चौके 48 और कुछ हमने गलत थोड़ी किया। ठीक है, 48 + 4x होगा ना, तभी मैं कह रहा हूँ बेटा कैसे ऐसे 12 चौके 48 प्लस, लेकिन एक मिनट बेटा, दूध और पानी हमने यहां पे उल्टा लिख दिया, तभी मैं कहूं कि कैसे गड़बड़ आ रहा है। ये तो पानी है ना, ये पानी 12 + x ये नीचे रहेगा। अरे यार पानी के आगे पानी लिखना चाहिए था, हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया था बेटा। पानी के आगे पानी लिखना चाहिए, दूध के आगे दूध। तो दूध 48 है और पानी है 12 + x और मिला रहे हैं, यहां पे थोड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, अब सही आएगा, तभी मैं कहूं यार इक्वेशन गलत बन रहा है। ये इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, तो 12 + x का गुणा 1 में करोगे तो 12 + x ही आएगा, और 48 का गुणा अगर 4 में करोगे तो 192 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालना चाहते हो बेटा, 12 को इधर ले जा करके घटा दो, तो 192 - x या -12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 180 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हम अगर 180 लीटर पानी और मिला दें तो रेशियो हमारा ये वाला आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो x की वैल्यू हमारी आ गई 180 लीटर। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आप लोग कर लोगे बेटा। कुछ भी समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में लिखना, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है ग्रुप का, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ताकि तैयारी आपकी अच्छी हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई ये वाला सवाल जरा देखना, मेंटल एबिलिटी का एक छोटा सा सवाल है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा ये डाउट क्यों आया है, ये अपने ग्रुप में एक डाउट आया था, अपना द्रोण स्कूल के डीपीपी का ही सवाल है डाउट, या फिर मॉडल पेपर का शायद। तो डाउट इसलिए आया है पता है कि आंसर बच्चों को ये लग रहा है, लेकिन आंसर की में आंसर ये दिया हुआ है। अब क्यों, जरा समझो, बात समझो मेरी। इन फिगर्स को मिला करके बेटा, इन तीनों फिगर्स को मिला करके आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा फिगर बनेगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब इसमें देखो ये बहुत पतला सा नहीं है, देखो ये, अरे यार इतना पतला है, ये देखो ये कहां, यहां पे कहीं फिट हो रहा है क्या? नहीं होगा। तो अब इसको अगर एग्जामिन करें, जरा देखें, तो यहां देखो ये ऐसे चौड़ा सा है, और ये वाला पोर्शन मान लो उठा के तुम ऐसे पलट करके घुमा दिए, इधर आ गया, और ये वाला पोर्शन उठा के घुमा दिए तो इधर आ गया। तो ये तीनों मिला करके ये बन रहा है कि नहीं? पक्का तीनों मिला करके ये वाला बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पतला है और इसको हम घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम तोड़ मरोड़ करके घुमा करके फिट करना है, बस कैसे भी करो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये सवाल एक बच्चे ने भेजा था। देखो, अब तुम सोच रहे होगे कि सवाल बच्चे कहाँ भेजते हैं, तो ये सारे टेलीग्राम ग्रुप के सवाल हैं जो बच्चे भेजते हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। अर्जुन बैच और अल्फा बैचेस में जो बच्चे हैं उनके कुछ सवाल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो बेटा, देखना ही था। कह रहा है कि जब x और y के गुणनफल में से 9 घटाया जाता है तो परिणाम 11 प्राप्त होता है, x का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ये गलत है। कैसे, मैं समझाता हूं। x और y के गुणनफल में से 9 घटाने पर 11 मिलता है, ठीक है। तो x इंटू वाई माइनस 9 बराबर 11, यानी कि x इंटू वाई बराबर हो जाएगा -9 को इधर लेके चले आओ तो 11 प्लस 9, x इंटू वाई बराबर हो गया 20, ठीक है। यानी x और y का गुणनफल 20 है। अब x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, लेकिन ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनका गुणनफल 20 होता हो। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि x की वैल्यू 2 है और y का 10 है, तब भी 20 आ रहा है। मैं कह दूं ये 4 है, ये 5 है, तब भी 20 आ रहा है। मैं कह दूं ये 1 है, ये 20 है, तब भी 20 आ रहा है। तो आप देखो यहां पे कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और यहां तक कि फ्रैक्शन में भी हो सकती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि x की बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, इसीलिए सवाल गलत है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो बेटा, इसमें ये ऑड मैन आउट का सवाल है और आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख करके जवाब देना। ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट यानी कि वर्गीकरण कह लो आप, या फिर भिन्न आकृति कह लो, भिन्न आकृति, उसका ये सवाल है। इसका सभी आप कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे कि क्या इसमें डिफरेंट आ रहा है, सभी को जवाब देना है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी का बहुत सिंपल सवाल है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, आप सभी को इसका जवाब देना है कि क्या डिफरेंट आ रहा है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखो, ये वाला सवाल जरा देखो, सिंपल सा ही है, लेकिन ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कर नहीं पाओगे। देखो, ये एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। एनालॉजी में हम लोग क्या समझते हैं? संबंध वाले क्वेश्चन। एनालॉजी मतलब संबंध वाले क्वेश्चन। मतलब यह है कि इन दोनों में जो संबंध है वही रिलेशन इन दोनों में भी होना चाहिए। मैंने यार पहले तो घनचक्कर में मैं खुद ही पड़ गया, देख रहा हूं कि इसकी पोजीशन, इसकी सबकी पोजीशन मिला रहा हूं, कहीं मैच ही नहीं कर रहा है कुछ। लास्ट में मैंने क्या देखा कि ये जो x के नंबर्स हैं, मतलब ये 2 बार क्रॉस है तो यहां 2 ही बार क्रॉस रह रहे हैं, आगे वाले स्टेप में भी ये 3 डॉट है तो आगे डॉट 1 बढ़ जा रहा है, बस सिंपल सी बात है। डॉट 1 बढ़ जाएगा और क्रॉस उतने ही रहेंगे। यानी अगर इसमें मैं देखूं कि 1 2 3 डॉट है तो आगे जाकर के 4 डॉट हो जाएंगे, और क्रॉस 3 है, 1 2 3, तो 3 क्रॉस। हमें ढूंढना है 4 डॉट 3 क्रॉस। खत्म हो गया जी, इसमें 2 ही क्रॉस है तो ये भी खत्म हो गया। 4 डॉट इसमें भी है और 4 डॉट इसमें भी है, लेकिन क्रॉस की संख्या इसमें ज्यादा है ना, तो ये खत्म हो गया। क्रॉस की संख्या इसमें 3 है जो कि हमें चाहिए, और डॉट की संख्या 4 है, तो ऑप्शन नंबर 3 यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे करते हैं। छोटे छोटे से सवाल हैं और सब तुम कर लोगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। ये देखो, कह रहा है अ पीस ऑफ वायर 2 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस, 1 piece is 5/8 मीटर लॉन्गर देन अदर, देन लेंथ ऑफ द लॉन्गर वायर इज। कह रहा है कि एक टुकड़ा, तार का एक टुकड़ा, तार का या फिर ऐसे कहो, एक कितना मीटर लंबा, 2 सही 3/4 मीटर लंबा तार 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। आगे क्या कह रहा है? 1 piece is 5/8 मीटर लॉन्गर देन अदर, यानी एक टुकड़ा, आप लगाओ बेटा, जब तक मैं ये लिख रहा हूं तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिखो इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करो। एक टुकड़ा 5/8 मीटर लंबा है दूसरे टुकड़े से। तो आपको क्या करना है? द लेंथ ऑफ द लॉन्गर वायर, बड़े टुकड़े की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। बड़े
टुकड़े की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है जी, चलिए आप इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए बेटा। देखो मैं बताता हूं, कुल मिलाकर के एक लंबी सी वायर है जिसकी लंबाई है 2 सही 3/4 मीटर। लंबा वायर है, लंबाई है 2 सही 3/4 मीटर। तो हमने कहा जी ठीक है, तार ही तो लेना है हमको। 2 सही 3/4 इस तार की लंबाई है, 2 सही 3/4 यानी कि 4 दूनी 8 और 3, 4 दूनी 8 3 11, 11/4। तार की लंबाई हो गई 11/4। आपसे कह रहा है कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से इतना बड़ा है, तो हमने कहा एक काम करते हैं भाई कि तार की लंबाई 11/4 ही तो थी, यही तो थी 11/4। ठीक है, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5/8 बड़ा है, तो दो टुकड़ों में हमने तोड़ दिया, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। अगर ये टुकड़ा x लंबाई का है तो ये टुकड़ा x प्लस 5/8 लंबाई का होगा। क्यों भाई? क्योंकि इससे ये वाला 5/8 बड़ा है ना, तो इसलिए हमने जोड़ दिया। और दोनों मिला करके इतना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें से हमने तोड़ा था। ठीक है, तो इन दोनों को, अगर इसको और इसको हम लोग आपस में जोड़ दें तो हमको ये वाला मिलेगा, है कि नहीं? अगर इन दोनों को हम एक में जोड़ दें आपस में तो हमको ये वाला मिलेगा। अब देखो जोड़ के देखते हैं भाई, तो x प्लस ये पूरा का पूरा यानी कि x प्लस 5/8 इज इक्वल टू 11/4 इज इक्वल टू 11/4। ठीक है, एलसीएम निकाल लो जरा, 8 आ गया तो 8 इंटू एक्स 8x हो गया, प्लस 8 इंटू एक्स 8x हो गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 11/4। अगर मैं इस 4 से, ये वाले 4 से ये 4 काट दो, 2 बार में 8 काट दो, कोई गुनाह है? बिल्कुल नहीं। तो 2 से इधर गुणा कर दो ले जा करके, 8 8 16x प्लस 5, ये हो रहा है बेटा हमारा 16x एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 2 और गुणे 11 22 हो गया। 5 को इधर ले जा करके घटा दो तो 16x इज इक्वल टू 22 माइनस 5, यानी कि x इज इक्वल टू 22 माइनस 5 कितना हुआ? 17, और 16 नीचे आ गया 17/16। ये छोटे टुकड़े की लंबाई हो गई। ठीक है, ये x हमारा है छोटा वाला टुकड़ा। हमसे आंसर में पूछ रहा है कि बड़े टुकड़े की लंबाई, तो बड़ा वाला टुकड़ा तो ये है 17/16 छोटे टुकड़े की लंबाई है। बड़ा वाला टुकड़ा जो है 17/16 एंड प्लस 5/8, दोनों को जोड़ दो बेटा, 16 एलसीएम आ गया, तो 17 प्लस 8 दूनी 16, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। 17 प्लस 10 27/16, यानी इसको लिख सकते हैं एक सही, और ये कितना हुआ? 4 7 16 कम, ठीक है, 8 4 4 7 4 11, एक सही 11/16। ठीक है, ये हमारा हो गया एक सही 11/16। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर, यानी बड़े टुकड़े की लंबाई हो गई एक सही 11/16। कॉन्सेप्ट क्या है सीखो। बड़ा सा तार है, दो टुकड़ों में हमने काट दिया, एक छोटा टुकड़ा एंड एक है हमारा बड़ा टुकड़ा। छोटा वाले टुकड़े को हमने x मान लिया और बड़े वाले टुकड़े को x प्लस ये मान लिया 5/8। चूंकि छोटे वाले से बड़ा वाला बड़ा है 5/8, तो छोटे वाले को x और बड़े वाले को x प्लस 5/8 मान लिया। तो ये दो टुकड़े अब हमारे पास आ गए। अगर मैं इन दोनों टुकड़ों को जोड़ लूं तो ये मुझे मिलना चाहिए। तो इन दोनों को मैंने, देखो ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, दोनों को आपस में जब मैं जोड़ रहा हूं तो मुझको मिल रहा है 11/4, है ना? तो ये 11/4 मिल रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू फाइनली हमें आंसर में देनी है। ध्यान रखना बेटा, x की जैसे ही वैल्यू आती है, एक तो तुम ये करते हो ना कि ये 17/16 है, x की वैल्यू आ गई, अब भैया तुम्हारी तो बाँछें खिल गई कि x इज इक्वल टू 17/16 आ गया। और यही x की वैल्यू जैसे ही आता है हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई x की वैल्यू आ गई, और वही रख देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। आपसे क्या पूछ रहा है वो जरा सबसे पहले समझो। आपसे पूछ रहा है बड़े तार की लंबाई बताओ। छोटे से कौन मतलब रख रहा है भाई? बड़े तार की लंबाई बताओ। ठीक है, तो आपको इसकी लंबाई बतानी है बेटा, है ना? तो आपका आंसर ये वाला होगा, कौन सा? ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, एक बच्चे का क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, जरा पढ़ो। कह रहा है कि 120,000 का, यानी कि 1,20,000 का 3% ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक हो। देखो सिंपल सवाल है, जहां पे मुझे मूलधन समझ में आ रहा है कि मूलधन है 1,20,000। ठीक है, रेट जो है यानी कि ब्याज की दर है वो है बेटा 3% का,
ठीक है। टाइम जो है वो 2 साल है, लेकिन ध्यान से समझना बेटा, टाइम हमारा 2 साल तो है, लेकिन ब्याज की गणना वार्षिक नहीं, यानी हर साल पे ब्याज नहीं लग रहा है, हर 3 महीने पे ब्याज लग रहा है। त्रैमासिक का मतलब हर 3 महीने पे ब्याज लग रहा है। यानी अगर मैं 12 महीनों को 3-3 महीने में डिवाइड करूं तो 3-3-3-3 है ना, 3-3-3-3, 3-3 6, 3-9, 3-12, कुल मिलाकर के 12 महीना ये हो रहा है। यानी 12 महीने को जब 3-3 महीने में डिवाइड मैं करूंगा तो 4 बार 3-3 का वो सेट बनेगा ना, ये 4 बार, यानी कि साल भर में 4 बार ब्याज लगना है। तो एक साल में अगर 4 बार ब्याज लगेगा तो 2 साल में कितना बार ब्याज लगेगा, 8 बार ब्याज लग जाएगा, है ना। एक साल में भाई 4 बार, 3-3 के कितने ग्रुप बन रहे हैं, 4 ग्रुप, तो एक साल में 4 बार, 2 साल में 8 बार, है ना। तो 2 साल में 8 बार ब्याज लगेगा, 2 गुणे 4 बराबर 8, हमको टाइम 8 लेना है, टाइम 2 नहीं लेना है। अब सवाल बहुत ही आसान हो गया, मिश्र धन हमको निकालना है, सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं और मूलधन में जोड़ देंगे बेटा। तो ब्याज बराबर, हम सबको पता है, दुनिया जहान को पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट, अरे भाई इतना पतला क्यों कर लिया मास्टर, इंटू टाइम और बटे 100। मूलधन कितना है, 1,20,000 जी रख दो, 1,20,000। रेट कितना है 3% और टाइम है 8 और बटे में 100 कर दो। 00 से 00 सिंपली कट गया, 8 3 के 24 और 24 गुणे 12 कितना हुआ, 12 चौके 48 हासिल 4, 12 दूना 24 और 4 28 हो गया और ये 00 बढ़ गया, यानी कि 28,800 तो ब्याज लग रहा है। और हमसे पूछा है मिश्र धन बताओ, तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट बराबर हम सभी जानते हैं प्रिंसिपल और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 1,20,000 है और प्लस ब्याज हमारा आ रहा है 28,800, तो 28,800 दोनों को मिला करके हो गया 28 + 20 48, 1,48,800 रुपया, ये वाला हो गया 1,48,800 रुपया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर आसान है, बोलो बहुत आसान है बेटा, कर लोगे तुम सारे, बहुत चालाक आदमी हो, कर लोगे तुम लोग। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको तो मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख करके बताओगे, बहुत ही आसान सवाल है, मेंटल एबिलिटी का सवाल है, बहुत ही आसान। ठीक है, एक ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, एक बीच में मैंने होमवर्क दिया था, और एक ये वाला आसान सा सवाल है, इसको डिटेल में तुम्हें लिख करके जवाब देना है एक्सप्लेनेशन के साथ। इसका मुझे डिटेल सोल्यूशन आपसे चाहिए बेटा, ठीक बात है। तो इसका मुझे डिटेल में जवाब देना कमेंट सेक्शन में लिख करके। चलो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, बाकी आपके कोई क्वेरीज हो, कोई जवाब, कोई अगर परेशानी हो रही हो कोर्स को लेकर के, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये वाला 6260388361। नवोदय अल्फा बैचेस में एनरोल कीजिए। एंड सबसे बड़ी बात, ये जो 50 मॉडल पेपर की सीरीज है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सक्सेस में, तो जरूर से एनरोल करें एंड अपनी तैयारी को एक लास्ट टच दें, फाइनल टच दें। चलो बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।